नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे हिंदी इलेक्टिव कक्षा 12 अंतरा भाग 2 का पाठ 7 निर्मल वर्मा की जहाँ कोई वापसी नहीं। तो पाठ का नाम जहाँ कोई वापसी नहीं। तो उससे पहले आइए हम जान लेते हैं निर्मल वर्मा का जीवन परिचय। निर्मल वर्मा जन्म उनका 1929 में शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनका जो बचपन है पहाड़ी प्रदेश में ही व्यतीत हुआ। उच्च शिक्षा के लिए वे दिल्ली आ गए। दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने इतिहास में एमए करने के बाद अध्यापन को ही इन्होंने अपनी आजीविका का साधन बनाया। निर्मल वर्मा मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए और बाद में इनका कम्युनिस्ट पार्टी से मोह भंग हो गया। तो 1956 में उन्होंने इसके पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर वे चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्रयाग के निमंत्रण पर वहां चले गए। 1970 में भारत लौटे। फिर यहाँ पर आकर उन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य करना आरंभ कर दिया और सन 2005 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आइए हम जान लेते हैं निर्मल वर्मा जी की रचनाएं। तो उनके उपन्यास लालटेन की छत, वे दिन और एक चित्रा सुख, तो ये इनके उपन्यास हैं। कव्वे और काला पानी, परिंदे, जलती झाड़ी और 3 एकांत, ये इनके कहानी संग्रह हैं। कला का जोखिम, हर बारिश में और शब्द स्मृति, इनके निबंध संग्रह हैं। चीड़ों पर चांदनी में ये इनका यात्रा संस्मरण है। इनको 1985 में कव्वे और काला पानी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इनके अन्य कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। निर्मल वर्मा का साहित्य में काफी योगदान है। उन्होंने चेक उपन्यासों तथा कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया आदि समाचार पत्रों के लिए यूरोप की सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख और रिपोर्टाज लिखे हैं, जो उनके निबंध संग्रहों में संकलित हैं। वर्मा जी को हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार प्राप्त था। विदेशों में रहकर वे भारतीय संस्कृति को नहीं भुला पाए थे। भारतीय साहित्य और भारतीयता के दर्शन इनके साहित्य में होते हैं। वर्मा जी की जो भाषा है, उर्दू और अंग्रेजी के शब्द का स्वाभाविक प्रयोग उन्होंने अपनी भाषा में किया है, इसलिए उनकी भाषा शैली में अनेक नवीन प्रयोगों की झलक मिलती है। उनकी निबंध शैली में एक ऐसी अनोखी कसावट है कि विचार सूत्र की गहनता के विविध उद्धरणों से रोचक बनाती हुई विषय का विस्तार करती है। शब्द चयन में जटिलता न होते हुए भी उनकी वाक्य की रचना में मिश्र और संयुक्त वाक्यों की प्रधानता मिलती है। तो आइए हम पाठ जान लेते हैं। पाठ का सारांश। जहाँ कोई वापसी नहीं यात्रा वृतांत है। ये धुन से उठती धुन नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। इसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी संस्कारों का नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातनाओं को भी रेखांकित किया है। तो पाठ की सारांश में इस तरह से है। सिंगरौली 1983, जुलाई बीत रही थी, अच्छी वर्षा हो चुकी थी, खेतों में पानी भरा था, धान की रोपाई चल रही थी। लेखक को दिल्ली से लोकायन संस्थान की ओर से सिंगरौली के विकास व विनाश का जायजा लेने के लिए एक दल के साथ वहां जाना था। वह नवा गांव था जो सिंगरौली क्षेत्र में आता था। इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है, जिसमें नवा गांव व अमझर जैसे छोटे छोटे 18 गांव हैं। इस क्षेत्र के गांवों को अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत उजाड़ने की घोषणा हो चुकी थी। लेखक बताता है कि आमों से घिरे अमझर गांव में जहां आम झड़ा करते थे, इस घोषणा के बाद आम के पेड़ स्वतः ही सूखने लगे हैं। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि जब मनुष्य को उजाड़ा जाता है तो पेड़ पौधे भी उनकी भाषा समझते हैं, वो खुद ही अपना रास्ता छोड़ते हैं। लेखक
ने पता था कि टिहरीवाद के समय लोग भी काफी विस्थापित हुए थे। उनके संघर्ष की कहानी लेखक ने सुन रखी थी, किंतु मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर इस तरह से सत्याग्रह करते हैं, ये सिंगरौली में उसका विचित्र अनुभव था। लेखक का दूसरा अनुभव था कि विस्थापन से लोग पेड़ों के घने झुरमुटों के मध्य बने साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के चौपड़ों में पर स्वच्छ एवं पवित्र खुले वातावरण में रह रहे थे। यहाँ हवा, पानी, मिट्टी सभी स्वच्छ है। चारों ओर पानी की बहुतायत है। पशु बंधे हुए हैं। धान की रोपाई हो रही है। धान के खेतों में पानी से भरा हुआ है। औरतें स्वच्छ सुंदर वस्त्रोडोल हैं जो सिर पर चटाई नुमा हैट लगाकर धान की रोपाई कर रही हैं। जब ये नारियां आगंतुकों की ओर मुंह उठाकर देखती हैं तो लगता है कि कान्हा अपहरण की युवा हिरनियां हो। एक बार देखा और फिर वो पुनः कार्य में व्यस्त हो गईं। किंतु विस्थापित होने के बाद ये खेत खलियान, ये और उनमें काम करने वाली महिलाएं, इनका क्या होगा? खेत खलिहान, वृक्ष, पशु, हरियाली, खेत झोपड़े, आम के पेड़ सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएंगे। लेखक ने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसे मजदूरों की गंदी, दम घुटती भयावह बस्तियों और स्लम्स को अनेक बार देखा है। वह सोचता है ये हंसती मुस्कुराती औरतें विस्थापन के बाद भोपाल, जबलपुर या बेडन की सड़कों पर पत्थर कूटती हुई दिखाई देंगी। कुछ समय तक इनको अपने गांव, घर, खेत की स्मृति बनी रहेगी, किंतु इनके धूल से खेलते इन बच्चों को तो कभी मालूम ही नहीं होगा कि बहुत पहले इनके पुरखों के गांव अमझर में आम झरा करते थे। ये आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं। भारत विभाजन के बाद शरणार्थी सबने देखे थे, किंतु अब इस तरह के नए शरणार्थी बने हैं जो औद्योगिक कॉलोनी के नाम पर उजाड़े गए हैं। भारत को आधुनिक बनाने की होड़ इन शरणार्थियों को बनाया जा रहा है। औद्योगिक विकास के नाम पर लोगों को उनके घर, जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है। यह प्रकोप तो प्राकृतिक आपदाओं से भी बढ़कर है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आने पर कुछ समय के बाद में पुनः वहां पर विस्थापन हो जाता है। आधुनिक विकास के झंझावत तो सदा के लिए ही विस्थापित बने रहते हैं। विकास और प्रगति के नाम पर आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी मनुष्य ही नहीं अपितु उनके संपूर्ण परिवेश, आवास स्थल को सदैव के लिए नष्ट कर देगी, उनके गांवों को सदैव के लिए खत्म कर देगी। सिंगरौली एक जमाने में एक अतुल प्राकृतिक सौंदर्य का मालिक था। इसके पूर्व पश्चिम में पर्वतमालाएं हैं। 20 वर्ष पूर्व तक ये समूचा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहां कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ों का अधिकता थी। सिंगरौली की भूमि जो है वो उर्वरा है, जंगल समृद्ध है। इनके सहारे ही शताब्दियों से हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण करते आए हैं। यदि यह इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता तो लेखक को समझ में आता कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ की जमीन काम में आएगी। लेकिन समृद्धशाली जमीन अगर उजड़ेगी तो दुख होगा। एक समय जो सिंगरौली अपने सौंदर्य के कारण, बैकुंठ तथा पहुंच की कठिनाई के कारण काला पानी कहलाता था, उसकी संपदा ही आज उसका अभिशाप बन गई। दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आंख में सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रही। रेहंद बांध ने हजारों गांव उजाड़े थे। नई योजनाओं में सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। अब सिंगरौली प्रगति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित है। कोयलों की खदानों और उन पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों की एक पूरी श्रृंखला ने पूरे प्रदेश को अपने में घेर लिया है। जहां बाहर का आदमी फटकता न था, वहां केंद्रीय और राज्य सरकार के अफसर, इंजीनियर और विशेषज्ञों की कतार लग गई। जिस तरह जमीन पर पड़े शिकार को देखकर आकाश में गिद्धों और चीलों का झुंड मंडराने लगता है, वैसे ही सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर ठेकेदारों, वन अधिकारियों और सरकारी कारिंदों का आक्रमण शुरू हो गया। लेखक कहता है कि यदि स्वतंत्रता के बाद
हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हमने जो विकल्प चुना है जिसमें मानव सुख की कसौटी को भौतिक लिप्सा से ना होकर जीवन की जरूरतों के द्वारा तय कर रहे हैं, तो आपकी ये स्थिति कैसी रहेगी। अंग्रेजों ने भारत को अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाना चाहा था, जिसमें वो असफल रहे। हमारे लिए अनुकूल माहौल था कि हम भारत को भारतीय संस्कृति के अनुकूल ढालते। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम और संग्रहालय में जमा नहीं थी। वह उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगल, नदियों, एक शब्द में कहें तो उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। अतीत का समूचा मिथक संसार की पोथियों में नहीं, इन रिश्तों में ही या इन लिपियों में ही मौजूद था। हम पश्चिम की नकल करके यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच में संतुलन का है, जबकि भारत में यह प्रश्न मनुष्य और संस्कृति के बीच पारस्परिक संबंध बनाने का है। भारतीय शासकों ने औद्योगिकरण को मार्ग चुना, यह बुरा नहीं है। बुरी बात है दूसरे देशों की नकल करना, खासतौर पर पश्चिम की नकल करते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति का संतुलन, इसको भी नहीं भुला देना। पश्चिम देशों से शिक्षा पाकर देश की बागडोर संभालने वाले को ये ध्यान इस तथ्य की ओर गया ही नहीं कि हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल हमारे शासक वर्ग में आया नहीं, ऐसा हमें जान नहीं पड़ता। तो यूरोप की जो आपकी संस्कृति है, पश्चिम जो शिक्षा सत्ताधारी, हम बिना पश्चिम को मॉडल के बनाने इन्होंने सोचा नहीं, क्योंकि धन, संस्कृति, आपकी सारी चीज़ें सत्ताधारियों को मिल सकती हैं, लेकिन जो आपकी संस्कृति है वो चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। धन्यवाद।